बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, आज कौन सा दिन है? जी ये खुतबा खुद नीचे नहीं जा रहा। आज है जुम्मे का दिन माशाल्लाह। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, जुम्मे वाले दिन हम क्लास की इब्तिदा किया करेंगे दुरूद शरीफ से। ठीक है, एक बड़ा ख़ास अमल है जुम्मे को। वैसे तो जब भी मौका मिले दुरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन जुम्मे को ख़ास तौर पे बहुत इसका जो है वो अफजल अमल है, ये बहुत इसके फ़ज़ाइल हैं। तो आज है जुम्मे का दिन, आप सब लोग एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें, उसके बाद फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जी जनाब। पहली बात क्या करनी थी आज हमने? हाँ जी, स्टोरी सुनानी थी। एक बच्चा था, आया हमारे पास सितंबर में, और उसने एएफसी के 4 पेपर रख लिए। सितंबर में भी उसकी क्लास स्टार्ट होती है, उसने पेपर रखे 4। दिसंबर में पेपर में अपेयर हुआ, फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो रहे थे, पेपर दिए, और उसके बाद जो है वो जो हमारा क्रैश कोर्स होता है, जिसको हम शॉर्ट कोर्स कहते हैं, उसमें बैठ गया। पैक की पॉलिसी ये है कि जो बच्चे पेपर देते हैं ना, उनको जो दिसंबर में अटैम्प्ट देते हैं एएफसी की, उनको ना 2 पेपर ऑफर कर देते हैं। पहले 3 किया करते थे, फिर 2 कर दिए कि 3 मुश्किल हो जाते हैं, तो 2 पेपर ऑफर कर देते हैं ताकि फारिग ना रहें। और फिर मिड ऑफ दिसंबर पे क्लास स्टार्ट होती है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो तकरीबन 2-2.25 महीने क्लास चलाते हैं, बच्चे पेपर देते हैं, और कई उसमें से बल्कि बड़ा अच्छा रिजल्ट रहता है उस सेक्शन का ना। जो रेगुलर चल रहे होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है उस सेक्शन का। तो वो बच्चे को कहा कि आप भी 2 पेपर रख लो। उसने कहा नहीं, मैंने 4 रखने। उसे बहुत समझाया, यार 2 मुनासिब है। उसने कहा नहीं, मैंने रखने ही 4 है, और 4 पेपर रख लिए। उसने 4 पेपर दिए, चारों पास हो गए मार्च में। फिर उसके बाद सितंबर की अटैम्प्ट थी, उसने मार्च की अटैम्प्ट देके उसने कहा बाकी जो 5 रह गए ना, मैंने सारे रखने। लोगों ने बहुत समझाया कि यार इतनी बेवकूफ़ी पहले कर ली, अभी रिजल्ट भी नहीं आया तो ना करो ऐसे। उसने कहा नहीं, बस। उसने 5 पेपर रख लिए, और सितंबर में उसने 5 पेपर दिए कैफ के, और वो 5 भी पास कर गया। तो इस तरह 1 साल के अंदर उस बच्चे ने जो है वो एएफसी प्लस कैफ जो है ना वो कंप्लीट कर लिया। जब उसने 5 पेपर दिए तो उसका एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी आया। उसका एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी आया। ये 2 साल पहले की बात है। ये 2019 है ना, तो 2017 की बात है। ठीक है, 2 साल हो गए इस बात को। तो उसका सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी आ गया। जज साहब ने कहा कि बच्चा जो है वो बड़ा अच्छा था, उसने हमारी बात नहीं मानी और उसने हमारा नुकसान कर दिया। ठीक है, क्या नुकसान कर दिया? वो कहते सिर्फ एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट आया। अगर वो हमारी बात मानता और 2, 3 और 4 इस तरह करके 3 टर्म में पेपर देता, उसके सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट उसके तो होते, पैक के भी होते, वो आते। उसके अलावा उसका जो है वो FR2 में गोल्ड मेडल आता, फिर एक ओवरऑल गोल्ड मेडल भी आता। तो इस तरह उसने हमारे 2 गोल्ड मेडल और कई सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट जो है वो ज़ाया कर दिए। मतलब ये वैसे उन्होंने हंसी में कहा, मजाक में कहा, लेकिन मीटिंग हो रही थी, उन्होंने शेयर किया। तो उन्होंने कहा देखें, जो कमिटमेंट होती है ना वो ये होती है। उसका बैकग्राउंड क्या था? उसका बैकग्राउंड था कि वो अकाउंटिंग का स्टूडेंट नहीं था। ठीक है, नहीं, उसने कोई पेपर एएफसी के साथ नहीं पढ़ा। उसने दिसंबर में 4 पेपर रख लिए। ठीक है, उसने दिसंबर में 4 पेपर रख लिए। उस बच्चे का कोई बैकग्राउंड, थोड़ी सी आपको कहानी तो 3 मिनट में कही थी, वो खत्म होगी, लेकिन चले आपने पूछा तो 2 मिनट और लगा देता। उस बच्चे का अकाउंटिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं था। उस बच्चे का बड़ा भाई वो भी आया था यहाँ पे हमारे पास सीए में, लेकिन वो 6 महीने साल लगा के ना दौड़ गया। उसने कहा मैं नहीं कर सकता सीए, मैंने नहीं करना।
और ये जो बच्चा था, इसका वही भाई जिसने कहा था मैंने सी नहीं करना, वो इसको सुबह छोड़ने आता था 7 बजे। सुबह 7 बजे वो इसको अकेडमी छोड़ जाता था। अकेडमी में आपको पता है 2 हमारे कैंपस हैं, गार्डन टाउन में, एक गुलबर्ग में। तो जो गुलबर्ग का कैंपस है ना, वहां पे लाइब्रेरी 24 आवर्स खुली रहती है, 24 घंटे। वो लाइब्रेरी होती थी पहले 9 बजे तक। फर्म से लोग आते थे, वो कहते हैं हमने बैठना होता है, बंद कर देते, उन्होंने कहा 11 बजे तक कर दें, उन्होंने कहा टाइम थोड़ा 12 बजे कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि अच्छा, उन्होंने कहा और टाइम बढ़ाएं, उन्होंने कहा सुबह 7 बजे फिर खोल देते हैं लाइब्रेरी, 12 बजे तक पहले ही कर रहे हैं, इसको 24 घंटे कर देते हैं, 24 आवर्स कर दिया। तो वो बच्चा सुबह आता था 7 बजे, क्लासेस पढ़ता था और उसके बाद वो लाइब्रेरी में बैठ जाता था। ठीक है, खाना भी उधर ही खाता था, लाइब्रेरी में बैठ गया, नमाज वगैरह पढ़ ली, के कोई थोड़ा घूम फिर लिया। रात को 2 बजे उसका भाई आता था लेने उसको, 1:30 से 2 के दरमियान किसी वक्त, मोटरसाइकिल पे, और उसको वो ले जाता था और सुबह 7 बजे उसको फिर अकेडमी में छोड़ जाता था। बस जैसा कहते ये उसकी रूटीन थी, जो जिस तरह से वो मतलब कर रहा था, और लाइब्रेरी में बैठ के वो पढ़ता था। अब वो कब सोता था, जाहिर है अगर 2 बजे घर पहुंचा तो सुबह 7 बजे आना, तो कितने घंटे बन गए, 3 4 5 6 7, 5 6 घंटे बन गए बस। हाँ जी, ये आकिब साहब बता रहे हैं कि एफएससी में उसके 600 प्लस मार्क्स थे, इतने ज्यादा, और नाम था अली शेर। ठीक है, ये बिल्कुल सही, मुझे नाम भूल गया था, उन्होंने बता दिया, देखो लोग जानते भी हैं। तो नाम उसका अली शेर था। ठीक है, और कहते हैं ये भी सुना था कि उसके दोस्तों से कि सी फैब में 5 पेपर रखे हैं उसने। अच्छा जनाब, इसका मुझे नहीं पता। वो जाहिर है 2017 में अगर वो सितंबर में उसने क्वालिफाई किया और दिसंबर जनवरी में फॉर्म में चला गया, तो 2018 2019, हाँ जाहिर है 1.5 साल के बाद पेपर ड्यू हो जाते हैं। तो उसने तो अब जून में कोई ना कोई पेपर दिए होंगे फिर, तो उसका रिजल्ट भी आ गया होगा। या ये हो सकता है आर्टिकल थोड़ी सी लेट हुई हो, आर्टिकल शिप तो अब दिसंबर में देने हो पेपर, नवंबर दिसंबर में, चले देखते हैं, पता लग जाएगा जो भी है। तो आपके साहब ने बिल्कुल सही बताया, ये उसको जानते भी हैं। तो उसका ये बैकग्राउंड था, 600 नंबर थे उसके सारे। उसके नंबरों को भी देखते हुए उसे बड़ा समझाया यार तुम इस तरह ना करो। उसने कहा मैंने 4 पेपर रखने हैं, उसने रख लिए अपनी मर्जी से, और फिर उसने आगे 5 पेपर शुरू कर दिए, करके दिखा दिया उसने। तो आप देखें उसका बैकग्राउंड क्या, ना अकाउंटिंग पढ़ी उसने, 600 नंबर थे उसके, लोगों के 900 1000 नंबर। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना उनको हम कहते हैं जो 1000 में फॉल करते हैं, या जो 990 980 से ऊपर होते हैं उनको हम कहते हैं अच्छे स्टूडेंट, एफएससी में जो नंबर लेते हैं। तो आप देख लें 600 नंबर है उसके। तो बात सिंपल सी है कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, बस ये बात याद रखें। अगर हमने करना है तो फिर हमने करके दिखाना है, राइट। लो जी, इससे आगे चलते हैं। बात करते हैं अब सिलेबस की। हाँ जी, सिलेबस है किसी के पास? एलएमएस पे कोई नोट्स वगैरह अपलोड हुए, किसी ने देखा? नहीं हुए अपलोड? देखे हुए? वैसलोजी साहब बता रहे हैं कि यस सर हुए। कौन सा टॉपिक है? एलएमएस पे ना आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, कौन से टॉपिक के हैं ये देखा कि नहीं देखा? आईएस 16 के, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक होगा आईएस 16, राइट। तो आईएस 16 जो है वो आज हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना जो है वो सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। क्लास हैंडआउट के नाम से, ठीक है। और ये टॉपिक पढ़ते पढ़ते इंशाल्लाह पक्की उम्मीद है कि किताब जो है वो आ जाएगी। आ जाएगी अच्छी बात है, ना ही तो फिर एक और चैप्टर प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले बुक जो है वो आ भी जानी चाहिए।
अच्छा, 1 मिनट में सिलेबस जरा निकाल लूं। एक मिनट, मैं यूएसबी पकड़ लूँ जरा। यहाँ पे सिलेबस जो है वो मुझे नजर नहीं आया, तो मैं यूएसबी पकड़ लूँ, उसमें सिलेबस है, मैं आपको दिखाता हूँ। मीनवाइल जिन लोगों के पास सिलेबस अवेलेबल है वो जरा निकाल के देखें। नहीं जनाब, सिलेबस ओपन हो गया और ये हमने देखना है FR1 का सिलेबस कैफ 5। हाँ जी, इसमें जो है वो 3 ग्रेड्स हैं। पहला ग्रेड आप देखें तो 20 से 30 मार्क्स का है, फिर 25 से 35 और फिर 40 से 50 मार्क्स। इसमें टॉपिक्स क्या क्या हैं? हाँ जी, फर्स्ट ग्रेड है प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इट्स इंटरप्रिटेशन।
इसमें टॉपिक्स कौन से हैं? IS1, IS1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे है। उसमें से हमारे सिलेबस में सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, फाइनल अकाउंट्स नहीं है। नेक्स्ट है IS7, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद हैं रेशियोज। IS7, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और फिर हैं रेशियोज। रेशियोज पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये 3 टॉपिक हैं। उसके बाद सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो ये 3 ही टॉपिक हैं और हेडिंग में भी तीनों ही लिखे हुए हैं। पहला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सेकंड जो कैटेगरी है वही टॉपिक टाइटल में भी लिख दी है उन्होंने। फिर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसको सिंगल एंट्री कहते हैं। सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है वो CGS वगैरह, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, CGS। तो ये सेकंड में ये 3 टॉपिक हैं। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी है वो है अदर एरियाज ऑफ IFRS। नंबर 3, अदर एरियाज ऑफ IFRS। और इसमें क्या क्या है? इसमें सबसे पहले है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ उससे मिलती जुलती कुछ चीजें हैं जो थ्योरेटिकल पढ़ा इंट्रो में, और इसके साथ जो है वो कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस का कुछ कॉन्सेप्ट है। एक ये टॉपिक है। उसके बाद है IS16, जो अब हम स्टार्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर्स। तो IS16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हाँ जी, उससे आगे चलें तो IS20 है। IS20 स्टैंडर्ड्स काफी सारे सिलेबस में आ गए। गवर्नमेंट ग्रांट्स। हाँ जी, फिर IS23, बोरिंग कॉस्ट। फिर है IS36, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। फिर है IS40, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और उसके बाद आखिरी है IFRS 15, रेवेन्यू। तो ये 7 टॉपिक्स हैं आखिरी कैटेगरी में, आखिरी जो ग्रेड है उसमें।
अब एक काम और करते हैं, इनका जरा जो है हम वो वेटेज भी लिख लेते हैं कितना है, और वेटेज के साथ साथ जो है हम उनका लेवल भी लिख लेते हैं कि इसका टेस्टिंग लेवल क्या है। ठीक है, तो वेटेज के लिए जो है पहला था 20 से 30 मार्क्स का, दूसरा 25 से 35 और फिर 40 से 50। हाँ जी, इसकी वेटेज है 40 से 50 मार्क्स, ये जो लास्ट है। इससे ऊपर आ जाएं तो सेकंड जो है वो है 25 से 35, ये वाला जो है, और फर्स्ट जो है उसकी वेटेज है 20 से 30। तो इस तरह 100 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। और इस दफा जो पेपर आया वो बिल्कुल इन्हीं ग्रेड्स के अंदर ही था, इससे बाहर ये नहीं था कि जो 20 से 30 वेटेज है तो उसमें ज्यादा मार्क्स आ गए या 25 से 35 वाले में कम आ गए, ऐसा कुछ नहीं था। वेरी कर रहे थे लेकिन इसी रेंज के अंदर थे। अब हम इसका लेवल लिख लेते हैं, टेस्टिंग लेवल क्या है। हाँ जी, टेस्टिंग लेवल के लिए आप देखें तो हर एक के सामने लेवल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका लेवल 1 है, फिर ये 2 है और फिर ये भी 2 है। 1 2 2। हाँ जी, समझ आ रही ना बात की। अटेंडेंस का पूछ रहे हैं कैसे लगेगी। अटेंडेंस के बारे में ये है कि आप जब लॉगिन करते हैं ना तो आपने अपने नाम से लॉगिन करना है, कुछ और नहीं लिखना वहां पे, तो उससे आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है। प्रोफिशिएंसी क्या है? प्रोफिशिएंसी जो है आपका नॉलेज किस लेवल का होना चाहिए। बेसिक लेवल है तो वो 1 होगा, ठीक है। मॉडरेट लेवल है तो वो 2 होगा, और फिर कोई एडवांस लेवल हो एप्लीकेशन तो उसे 3 कह देंगे प्रोफिशिएंसी, कि कितना का आपको उसमें मेहनत करनी। तो सबका लेवल 2 ही है प्रोफिशिएंसी का, तो आपने हर टॉपिक पे एक जैसी मेहनत करनी है, ठीक है। और ये जो टेस्टिंग लेवल है इसका मतलब क्या है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। अब आते हैं सेकंड में। तो सेकंड में आप देखें उसमें भी हमारे पास 3 टॉपिक थे और इन तीनों का लेवल जो है वो 2 है। देखिए ये लेवल 2 आ रहा है। तो सेकंड में इन तीनों का लेवल है 2 2 2 2। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं लास्ट ग्रेड पे। तो उसका लेवल जो है वो 1, फिर 2 और उसके बाद फिर 1 1 और फिर 2। नहीं जी, ये टोटल 7 टॉपिक है। इसका लेवल 1 है, इसका लेवल 2 है, ये 1 1 1 1 और आखिरी का फिर 2 है। अच्छा, वैसे कैसी मजे की बात है, आपने इंटरव्यू का पेपर दे दिया, उसका सिलेबस भी ऐसे ही था कि उसमें लिखा हुआ था प्रोफिशिएंसी लेवल भी है, टेस्टिंग लेवल भी है, तो आपने बगैर इसका मतलब है सिलेबस देखे ही पेपर दे दिया। ये मैं आपको जरा दिखाता हूँ, देखते हैं शायद मैंने गलत कहा हो। ये देखें, ये इंट्रो का सिलेबस है, प्रोफिशिएंसी 1, टेस्टिंग 1, प्रोफिशिएंसी 2 2, टेस्टिंग 1 2, ये सारा उधर भी लिखा हुआ था। तो आपने कभी देखा ही नहीं सिलेबस, ना कभी पूछा। चलें जी, टेस्टिंग बताता हूं आपको। टेक्स्ट हमने खोली ही नहीं थी, इसका जवाब है वाओ। चले कोई बात नहीं, ये पेपर में सवाल तो नहीं ना किसी ने पूछना कि टेक्स्ट बुक खोली थी नहीं खोली थी, सिलेबस देखा था नहीं देखा था।
मसला ये होता है कि बंदा जो है वो गाड़ी देखे लिखा हुआ है इस्लामाबाद, तो उस गड्डी में बैठ जाए, वो इस्लामाबाद ले जाएगी। ठीक है, ड्राइवर ठीक होना चाहिए, ड्राइवर पे एतबार होना चाहिए, गड्डी सही नजर आ रही हो, आप बैठ जाएं, तो ये ड्राइवर का काम है कि आपको वहां पे खैरोफियत से पहुंचा दे। तो आपने जो है वो क्लास ज्वाइन की, टीचर अच्छे थे, उन्होंने आपको जो है, आपने नहीं भी सिलेबस देखा, नहीं भी आपको रास्ता आता था, तो कोई बात नहीं, उन्होंने आपको पेपर जो है वो करवा दी, प्रेपरेशन, आपने पेपर दिया, इंशाल्लाह पास हो जाएगा। तो ये रेलेवेंट ही नहीं है कि आपने सिलेबस देखा या नहीं देखा, लेकिन एक दफा देख जरूर लेना चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं ये बात, ये यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, 3 अदद। मैंने कहा टेक्निकल कंटेंट्स assessed at earlier stages of qualification will be tested in later stages with a limit of 8 marks per topic in an attempt। जो आपने इंट्रो में टॉपिक पढ़े ना, उसमें से कोई भी टॉपिक दोबारा आ सकता है, 8 नंबर का सवाल। ठीक है, फिर उसके बाद उसने आगे कहा कि ओवरऑल मार्क्स फॉर अर्लियर स्टेज टॉपिक्स एंड टेस्टिंग लेवल 1 टॉपिक्स, ये दो जो हैं इनको इकट्ठा करें। ये लेवल 1 टॉपिक कौन से हैं? एज मेंशन्ड अबव, ऊपर जो बता दिए, ये जो ऊपर यहाँ पे लेवल लिखे हुए थे, उसमें जो लेवल 1 के टॉपिक हैं, विल हैव अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 35 मार्क्स इन एन एग्रीगेट इन एन अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट में। अब हम जरा ये देखते हैं कि ये कितने टॉपिक हैं। एक लेवल 1 के, 2, 3, 4, 5 और 6 टॉपिक हैं लेवल 1 के। 6 हाँ जी, 6 टॉपिक्स ऑफ लेवल 1, ये प्लस इंट्रोडक्शन के टॉपिक्स, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के टॉपिक्स, इनको मिला के मैक्सिमम कितना होगा पेपर? 35 मार्क्स का। बाकी 65 जो है वो लेवल 2 में से आएंगे। तो आप मुझे बताएं, अब 35 नंबर के लिए 6 टॉपिक यहां पे पढ़े इसमें FR 1 में, ठीक है, और फिर इंट्रोडक्शन के भी टॉपिक शामिल करने हैं। तो आप गैस करें कि इंट्रोडक्शन में से कितने नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। क्या 35 नंबर सारे वो इंट्रोडक्शन में से उठा के दे सकता है? इधर से जो 6 टॉपिक है वो पूछे ही ना बिल्कुल भी। बताएं तो, इज इट पॉसिबल? कितना का चांस है कि पीछे से नंबर आएंगे और कितने का आएंगे? बहुत कम मार्क्स। आपने कहा, वैसा हमने कहा 8 से 12 नंबर पीछे से आ सकते हैं, राइट, और 10 नंबर आ सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा 5 से 8, कुछ ने कहा 6 से 8, कुछ ने कहा 8 नंबर। चलिए, अगर आपने कहा 8 नंबर तो 92 तो इधर से ही होंगे ना। हमने 92 मार्क्स का पेपर करना है, 8 नंबर का छोड़ देना, कहानी खत्म। परेशानी की क्या बात है? यही बात मैंने पिछली क्लास को भी कही थी। उन्होंने कहा इंट्रो में से हम क्या करें, सारा रिवाइज करें, सब कुछ करें, कोई कर ले तो अच्छा है, लेकिन इंट्रो में से आप कुछ भी ना करें, 8 नंबर आ जाएंगे, छोड़ देंगे। हमने पेपर ही 92 नंबर का करना है, मसला क्या है? लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इस दफा जो पेपर आया उसमें इंट्रो का कोई भी टॉपिक नहीं आया, कोई भी टॉपिक नहीं आया, कोई इंट्रो का टॉपिक उसने पूछा ही नहीं FR 1 के पेपर में। ये मैंने पहले भी समझाया था बच्चों को कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इंट्रो में से जाके वो सवाल ढूंढ के ले आए। हाँ, ये जरूर है, प्रूवियन फॉर बैड डेट्स, सवाल में प्रूवियन का जिक्र आ जाएगा, उसको करना होगा। डेबिट क्रेडिट के कॉन्सेप्ट सारे इंट्रो में पढ़े, वो सारे यहां पे अप्लाई होंगे, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जो चीजें पढ़ी हैं उसकी एप्लीकेशन वो किसी भी टॉपिक में जो है वो पूछ सकता है। जैसे डेप्रिसिएशन का सवाल आया तो उसमें डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी थी। अब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन इंट्रो में भी पढ़ते हैं, यहां भी पढ़ते हैं, वो मैं भी बता देता हूं कौन से टॉपिक पिछले हमने करने हैं। हाँ, एक पॉइंट जरूर आया था, एक पॉइंट आया था, एक सवाल था
उसमें एक पॉइंट था कि FIFO जो है वो यूज करना है और स्टॉक की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मेरा यही ख्याल है कि क्वेश्चन नहीं होगा, उसकी एप्लीकेशन किसी भी टॉपिक की जो है आ जाएगी, या किसी सवाल में कोई पीछे से जैसे बैंक रिकंसिलेशन है तो उसकी कोई एडजस्टमेंट है, डिसऑनर चेक ये वो, तो वो उसमें डाल देगा। इस तरह की कोई छोटी मोटी बात, कोई एरर होगा तो वो ठीक करना होगा, तो वो तो जनरल सी चीजें, तो कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। FIFO का उसने वर्ड यूज किया कि FIFO जो है वो अप्लाई करना है, उसका 1 नंबर होगा मैक्सिमम, चलो 1 नहीं तो 1.5, 7 नंबर का टोटल सवाल था, बड़ा सारा सवाल था, तो उसमें 1.5 होगा, तो 1 या 1.5 नंबर। चलो इससे भी आगे चलें तो 2 नंबर का एक पॉइंट था कि FIFO अप्लाई करना है, तो वो उसने रेट पुराना छोड़ के, तो जो नया रेट था, FIFO में यही करते हैं ना, पुराने रेट्स इशू में चले जाते हैं, नए रेट बच जाते हैं, तो जो नया रेट था स्टॉक को वैल्यू करना था, 2 लाइनों में 1 लाइन में करना था, तो 1.5 नंबर से ज्यादा नहीं था। तो ये इस तरह था पेपर। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि पीछे जाके जो है वो हमें इंट्रो के सारे टॉपिक पढ़ने पड़े। हाँ, इंट्रो में से हमें कुछ चीजें चाहिए जरूर, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। इंट्रो में से 3 टॉपिक आपने जरूर कर लेने, आपने करने हैं। एक IAS 16 करना है, वो अभी हम शुरू भी करने लगे हैं, आप उसको रिवाइज भी कर लीजिएगा सारे का सारा। दूसरा हमने करना है फाइनल अकाउंट, यानी आपने करना है फाइनल अकाउंट। इसलिए करना है कि जो सिंगल एंट्री का टॉपिक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, वो दोनों फाइनल अकाउंट के टॉपिक हैं। दोनों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, SOCI बनता है, SOFE बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, तो वो सारा कॉन्सेप्ट फाइनल अकाउंट वाला उसमें यूज होना है। तो इसलिए फाइनल अकाउंट को आपने एक दफा अच्छी तरह कर लेना है। और तीसरा IAS 2 कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे पढ़ा ना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी लिखा, पहली कैटेगरी में नहीं सेकंड में था इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिंगल एंट्री, उसके साथ तीसरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का ही सवाल था जिसमें FIFO यूज किया, और यही 3 टॉपिक मैंने पिछली दफा भी बच्चों को कहे थे कि इनको जो है वो जरा आप कर लीजिएगा। ये टॉपिक तो बड़ी अच्छी तरह मैंने आपको शुरू से 0 से करा देना है, लेकिन ये तो 2 टॉपिक जो है ये आप खुद ही करेंगे। और वेडनेसडे का हमने दिन रखा हुआ है, कमिंग वेडनेसडे को इन दोनों में से किसी एक टॉपिक का टेस्ट रख लेते हैं, फाइनल अकाउंट या IAS 2 का। बता दें किसका टेस्ट रखा जाए, या अभी ना रखें, अभी तो क्लास शुरू हुई है, एकदम से इतना बोझ उससे अगले वीक में रख लेंगे, लेकिन ये ना टेस्ट जरूर कर लेंगे ताकि इस बहाने जो है वो आपकी तैयारी हो जाए और आप जो है फाइनल अकाउंट और IAS 2 जो है वो एक दफा पढ़ लें। या एक और भी तरीका हो सकता है कि हम क्या करें, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर या सिंगल एंट्री पे पहुंच रहे होंगे तो हम उससे पहले एक दफा जो फाइनल अकाउंट का टेस्ट कर लेंगे। फिर जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो उससे पहले जो है वो हम IAS 2 का टेस्ट रख लेंगे ताकि आप वो पढ़ें, साथ ही हम वो टॉपिक भी पढ़ रहे हो तो वो चीजें उसमें अप्लाई भी हो जाए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। चलें जी, तो IAS 16 शुरू करते हैं और कमिंग वेडनेसडे को IAS 16 का ही टेस्ट रखेंगे, जितना पढ़ेंगे उसका टेस्ट कर लेंगे। लें जी, आज फिर हम बिलाखिर पढ़ना शुरू कर ही देते हैं। कुछ इतने दिन हो गए हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, बातों में ही टाइम गुजार दिया, लेकिन बातों से कभी जो है वो पेट नहीं भरा करते, कुछ खाएं तो फिर ही पेट भरता है। तो अब हम कुछ खाना शुरू करते हैं। लो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IAS 16, प्लेट चम्मच पकड़ लें, तैयार हो जाएं। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसको प्लेट में रखें, छुरी साथ रखें, इसे टुकड़े करें, टोटे करें और खा जाएं। ठीक हो क्या? समरी आपने बनानी करनी है, ये आपने याद रखना है। ये टॉपिक है, इसमें डेप्रिसिएशन की बात होती है जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इस सारे को रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। उससे आगे रीवैल्यूएशन और डिस्क्लोजर का वर्ड एक यूज किया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो सवाल आएगा उसमें रीवैल्यूएशन और डिस्क्लोजर जरूर होगा और साथ डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी आएगी, तो इसलिए हमें डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी, उसके अकाउंट भी बनाने आ सकते हैं। ये सारा कुछ हमने करना है। डेफिनेशन बताएं डेप्रिसिएशन की क्या होती है। हाँ जी, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन बता दें जरा। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? टेयर एंड वेयर ऑफ एसेट को कहते हैं, जबरदस्त। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट को कहते हैं, वेरी गुड। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, शाबाश। और इस पे एक MCQ भी आया था,
रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, वेरी गुड हो गया। और कोई साहब बताएं। तो कॉन्सेप्ट तो ठीक है आपका कि एसेट की वैल्यू में डिक्रीज, लेकिन ये जो आपने फरमाया ना, ये सारा कुछ आपने गलत फरमा दिया, ठीक है। और आप डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट को टिक भी कर दें तो 0 नंबर मिलना था। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन है जनाब सिस्टमैटिक। कॉन्सेप्ट आपका ठीक है, लेकिन डेफिनेशन क्या है? सिस्टमैटिक एलोकेशन। अब हमने जरा आईएएस के मुताबिक जो है वो चीजों को लेकर चलना है। गलत वो भी नहीं है, लेकिन जब ये बात हो कि सिस्टमैटिक एलोकेशन, तो फिर डिक्रीज वाले वर्ड सारे खत्म हो जाते हैं। सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट of a depreciable asset over its useful life। राइट जनाब। तो इसमें 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुए हैं। इनका मुझे मतलब बता दें। यूजफुल लाइफ क्या होती है? हाँ जी, वन बाय वन सबको देख लेते हैं। यूजफुल लाइफ क्या होती है? व्हाट इज मेंट बाय यूजफुल लाइफ? हाँ जी, जब तक वो यूज हो सकता। वेरी गुड। जितने साल एसेट यूज किया जा सकता, बिल्कुल ठीक हो गया। कितना अर्सा उसको यूज करेंगे? तो ये है द पीरियड ओवर विच an asset is expected to be used। क्या ये ईयर्स ही जरूरी हैं कि ये लाइफ ईयर्स में हो? जरूरी नहीं है। ये जो है ये यूनिट्स भी हो सकते हैं, आवर्स भी हो सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। कोई अदर यूनिट भी हो सकता है, कुड बी मंथ्स, कुड बी आवर्स, कुड बी यूनिट्स। तो लाइफ। नेक्स्ट है जी डेप्रिसिएबल एसेट। बता दीजिए डेप्रिसिएबल एसेट क्या होता है? क्या हर एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं? हर एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते। तो किस पे करते हैं, किस पे नहीं करते? नॉन करंट एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, सारे नॉन करंट एसेट्स पे लगा देते हैं। नॉन करंट एसेट में तो लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स भी पड़े होते हैं। कैपिटल एसेट पे लगाते हैं, फिक्स एसेट पे लगाते हैं। और बताएं, स्टॉक इन ट्रेड पे नहीं करते। लैंड पे रिजवान साहब क्या हुआ? लैंड को, लैंड पे नहीं लगाते डेप्रिसिएशन। चले मुझे वजह बता दें लैंड पे डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगाते। जिसका मतलब अगर हम कहें सारे फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा दें, ये भी गलत हो गया। तो लैंड पे नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते? हाँ जी, टेंजिबल एसेट पे लगाते। इंटेंजिबल एसेट भी जो है वो डेप्रिसिएट होते हैं, उन पे अमोर्टाइजेशन चार्ज करते हैं। वो हमारा टॉपिक नहीं है, FR1 के सिलेबस में नहीं है। FR2 इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे मार्च 2020 में, 2020 है सिर्फ, मार्च 2020। तो मार्च 2020 में पेपर देने के बाद स्टार्ट करेंगे, तो उसमें फिर इंटेंजिबल एसेट भी होगा। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं FR1 में। पहला टॉपिक लेते हैं टेंजिबल एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और मजे की बात है कि जब FR2 स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहला टॉपिक पकड़ते हैं, वो होता है इंटेंजिबल एसेट का। कैसा है? शाहजेब साहब कहते हैं कि लैंड पर जो है वो नहीं लगाते बिकॉज उसकी वैल्यू टाइम के साथ कम नहीं होती। तो व्हाट अबाउट बिल्डिंग? बिल्डिंग की कीमत भी तो बढ़ती है, लेकिन उस पर हम डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। तो ये बात आपकी गलत हो गई। बिल्डिंग खरीदें आप, कभी बिल्डिंग की वैल्यू कम होती है? हमेशा जितने की खरीदें ज्यादा की ही बिकती है। वैसे तो लैंड की भी कम हो जाती है आजकल, पता नहीं, कह रहे थे कि पिछले 2-3 साल से प्रॉपर्टीज डाउन चली गई हुई हैं। ठीक है, चलें जी।
किसकी वैल्यू सेम रहती है? बिल्डिंग की वैल्यू। ऐसा नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले डेप्रिसिएबल एसेट के 3 पॉइंट हैं कि उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा हो। वो जाहिर है फिक्स एसेट वही होते हैं जिनका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा होता है। दूसरी बात, अच्छा एक मशीनरी खरीद के हम स्टोर में रख लें, मशीनरी खरीद के स्टोर में रख लें तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब है कि एसेट जो है वो इज अवेलेबल फॉर यूज। वो अवेलेबल फॉर यूज हो तो फिर ही डेप्रिसिएशन लगेगी, वरना नहीं लगेगी। ठीक है, वो अवेलेबल फॉर यूज है, कहां यूज करना है उसका, चाहे प्रोडक्शन में यूज करना है, चाहे वो एडमिन पर्पस के लिए यूज होना है। प्रोडक्शन में मसलन प्लांट एंड मशीनरी, एडमिन की बिल्डिंग है उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो वो उस पर भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे। फिर जो है सेलिंग के लिए आपने डिलीवरी व्हीकल्स रखी हुई हैं उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, वो सेलिंग पर्पस के लिए यूज हो रही हैं। तो कोई भी उसका यूज अवेलेबल फॉर यूज। और आखिरी पॉइंट है कि उसकी लिमिटेड यूजफुल लाइफ हो, उसकी लिमिटेड यूजफुल लाइफ हो। सही हो गया। लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाते क्योंकि लैंड की लाइफ अनलिमिटेड होती है। जब तक हमें ये पता ना हो एसेट की लाइफ कितने साल है, हमने कहा ना ओवर यूजफुल लाइफ का पता होगा तो डेप्रिसिएशन लग जाएगी। और अगर हम कहीं यूजफुल लाइफ इनडेफिनिट है, पता नहीं कितना सा लैंड तो प्लॉट खरीद लिया तो वो पड़ा रहेगा, उसने कहीं जाना नहीं, तो उसका बेनिफिट ही बेनिफिट है, तो फिर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। लेकिन लैंड पे कभी कभी डेप्रिसिएशन लग भी जाती है। कब? क्वेश्चन आता है पेपर में कि should land be depreciated, can depreciation be charged on land, explain करें। 5 नंबर। अब आप लिख दें कि डेप्रिसिएशन नहीं लगाते लैंड पे, तो 5 में से जो है वो आपको आधा नंबर मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, बाकी 4 नंबर ज़ाया हो गए। हाँ जी, तो लैंड पे हम अगर ये क्वेश्चन हो हम लिखेंगे जनरली डेप्रिसिएशन ऑन लैंड इज नॉट चार्ज बिकॉज it has unlimited useful life, its life is not limited। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, बट when the life of the land is limited then depreciation will be charged on land as well। फिर हम जो है वो लैंड पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। ठीक, और फिर आगे वो सिनेरियोज बताएंगे कि लाइफ ऑफ लैंड इज लिमिटेड इन द फॉलोइंग सिनेरियोज। कौन कौन से? लीज होल्ड लैंड लिख लें, नोट कर लें। लीज होल्ड लैंड, लीज होल्ड का मतलब क्या होता है कि हमने लैंड एक्वायर की और 10 साल के लिए हमने दे दिए 50 लाख, 10 साल लैंड हमारे पास रहेगी, 10 साल बाद वापस हो जानी है, हमारा राइट खत्म हो जाएगा। तो लीज होल्ड लैंड है। लीज का मतलब किराए पे ली हुई लीज होल्ड लैंड, लेकिन 10 साल के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं जैसे ऑनर यूज करता है, उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड में क्या होता है, उसकी एक लाइफ होती है, उसके बाद वो जमीन जो है वो प्रोडक्शन देना बंद कर दी, तो कहते हैं ना जमीन बंजर हो जाती है, तो उसकी लाइफ खत्म हो गई, यूजफुल लाइफ खत्म हो गई, तो उसको डेप्रिसिएट कर देंगे। कितने साल? 8 साल, 10 साल, 15 साल। और अगर कहें कि नहीं इसने बंजर नहीं होना, ये हमेशा प्रोडक्शन देगी, तो उस पर भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। राइट, चलें। थर्ड, लैंड इज सिचुएटेड नियर अ रिवर और सी, दरिया के आसपास है, समुद्र के आसपास है। और आपने पढ़ा होगा पाकिस्तान स्टडीज में, माशरती इल्म में, कि जमीन का क्या होता है? कटाव होता है। तो उनको पता होता है कि ये दरिया जो है ये अपना रुख चेंज करेगा। हाँ जी, सलमान साहब कहते हैं या तो सर को बोलने दो या फिर आप सारे ही चैट में लेक्चर दे दो। आप सारे चैट में शेयर करें, ठीक है? सलमान साहब मत मना करें,
आप सारे लोग जो है वो लेक्चर दें चैट में, आई लव इट। अगर आपका यहाँ पे कोई कमेंट नहीं आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा किसको? वो चैट देख देख के तो मैं पढ़ाता हूँ कि अच्छा कोई है जो सुन रहा है बात, वरना कोई जवाब नहीं आएगा तो मैं समझूंगा है ही कोई नहीं, तो फिर मैं भी चुप करके बह जाऊंगा। तो इसलिए आप चैट पे इनपुट अपनी देते जाएं, आपने रुकना नहीं है, ना रुकना है ना किसी को रोकना है, तो शेयरिंग करनी है आपने, ठीक है। मैं तो जो फिजिकल क्लास होती है उसमें भी ये नहीं होता कि मैं लेक्चर दी जा रहा हूं, मैं बच्चों से पूछ पूछ के पढ़ाता हूं, पूछता हूं, जिनको आता है उनसे पूछ के, जिनको नहीं आता उनको बता देता हूं। तो यही काम मैं इधर भी कर रहा हूं कि पूछ रहा हूं, लोग बताई जा रहे हैं, उनकी मेहरबानी है, अल्लाह खुश रखे जजा दे, और जिनको नहीं पता उनको मैं बताई जा रहा हूं। ठीक है जी, अच्छा जी। गुस्सा नहीं करना आपने बस किसी ने भी, हाँ ये याद रखें, प्यार प्यार से पढ़ना है। 4 महीने की गल है सिर्फ, ये सितंबर तो खत्म हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी सिर्फ 4 महीने हैं बस। तो इन 4 महीनों में भी अगर हमने लड़ना ही है तो फिर फायदा तो नहीं है ना। अच्छा जी, तो पहला था लीज होल्ड लैंड, दूसरा था एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड में भी जनरली जो है वो उसकी एक लिमिटेड लाइफ होती है। थर्ड था कि लैंड इज सिचुएटेड नियर अ रिवर और सी। बस हम ये सिनेरियोज बता रहे हैं, काफी कि वो समुद्र के आसपास है, दरिया के आसपास है, और उससे क्या होगा, कुछ अरसे में जो है वो लैंड विल बी टेकन ओवर बाय द सी और बाय द रिवर, और ले जाएगा समुद्र या दरिया, रुख चेंज करेगा, हमारी लैंड उड़ जाएगी। तो लोगों को पता होता है कि ये दरिया जो है ये रुख चेंज करता है, और ये जिस स्पीड से रुख चेंज कर रहा है तो ये इतने सालों में मेरी बारी आ जानी है, तो मेरी लैंड दरियाबुर्द हो जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट, लैंड इज सिचुएटेड ऑन माउंटेन्स, अभी किसी ने पीछे लिखा भी था, एंड देयर आर चांसेस ऑफ लैंड स्लाइडिंग। पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं उनको पता होता है कि ये जमीन मेरे पास है आज, कल को उठूंगा तो हो सकता है यहाँ पे पहाड़ ही ना हो, पहाड़ के पहाड़ वहां से गायब हो जाते हैं, अल्लाह अकबर, लैंड स्लाइडिंग होती है, तो उससे भी जो है वो जमीन आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये सिनेरियोज जो है ये बता देंगे, और बस 5 नंबर पूरे, राइट जी। तो कितने सिनेरियोज हमने डिस्कस कर लिए? 4। एग्रीकल्चर लैंड, लीज होल्ड लैंड, सिचुएटेड नियर अ रिवर और सी, और लैंड सिचुएटेड ऑन माउंटेन्स, राइट। लीज होल्ड क्या है कि हमने लैंड एक्वायर कर ली, गवर्नमेंट अक्सर ना लीज पे दे देती है लैंड, अखबार में भी इश्तिहार आता है 30 साल लीज, 25 साल लीज, 20 साल लीज, एक आप लमसम अमाउंट पे करें, लैंड आपकी हो गई। अब आप वहां पे जो है, ये पेट्रोल पंप लोगों ने बनाए हुए थे, उनकी लीज खत्म हो गई, तो नोटिस जारी कर दिया गवर्नमेंट ने कि बस अब हमने इसको रिन्यू नहीं करना, तो आप जो है वो फारिग कर दें, तो वो जगह उन्होंने छोड़ दी। तो लीज पे जो है गवर्नमेंट आमतौर पे लैंड प्रोवाइड कर देती है, आप इसकी एक पेमेंट करते हैं लमसम, तो आप देखते हैं 20 साल की लीज है, आप वहां फैक्ट्री लगाएं, और फैक्ट्री लगा के जो है वो आप अपना काम शाम करें, 20 साल उसका फायदा उठाएं, 20 साल बाद कुछ भी नहीं रहना, आपको वापस करना पड़ जाना है। पॉइंट 2 का नाम लें जनाब, कौन सा है? अली शोजफ साहब कह रहे हैं पॉइंट 2 रिपीट कर दें। पॉइंट नंबर 1 2 मैंने कोई नंबरिंग नहीं डाली, आप बताएं कौन सा पॉइंट? अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट ये है कि एसेट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन और फॉर एडमिन पर्पस और फॉर सेलिंग पर्पस। एसेट जो है या फैक्ट्री में यूज हो रहा होगा, या एडमिन पर्पस के लिए यूज हो रहा होगा, या सेलिंग पर्पस के लिए यूज हो रहा होगा। लैंड पे चाहे डेप्रिसिएशन लगाएं या ना लगाएं, लैंड को फिक्स एसेट कहते हैं। लैंड इज अ फिक्स एसेट whether we charge depreciation or not, it is irrelevant। डेप्रिसिएशन तो अगला पॉइंट है ना कि अच्छा इस पे डेप्रिसिएशन लगनी है कि नहीं लगनी है। फर्क ये है कि अगर लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लग रही तो लैंड कॉस्ट पे पेयर होती रहेगी, और अगर लैंड पे डेप्रिसिएशन लग रही होगी तो वो कैरिंग अमाउंट उसकी जो है वो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ठीक है। वो जैसे बता रहे हैं ग्वादर पोर्ट 99 ईयर्स के लिए लीज पे दे दिया चाइना को। चले फिर क्वेश्चन पूछा गया कि लैंड प्रोडक्शन के लिए अगर यूज हो रही तो उस पे क्यों डेप्रिसिएशन लगाएंगे? लैंड अगर प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही, एग्रीकल्चर लैंड है ना, उस पर फसलें उगाते हैं, उससे बेनिफिट उठा रहे हैं, और उसकी एक लाइफ है, उस लाइफ के बाद उसने प्रोडक्शन देना बंद कर देना है, तो लाइफ लैंड की लिमिटेड हुई ना।
ठीक है, हमने ये नहीं कहा प्रोडक्शन में यूज हो रहा है तो जरूर डेप्रिसिएशन लगनी, ये तीनों पॉइंट पूरे हों। लैंड पे प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, बिल्डिंग भी बनाई हुई है, लेकिन उसकी लाइफ लिमिटेड नहीं है तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। हमने ये तो कहा ही नहीं कि लैंड पे हमेशा डेप्रिसिएशन लगाएंगे, हमने कहा लैंड पे जब उसकी लाइफ लिमिटेड होगी तब डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक। लीज वाला क्यों डेप्रिसिएट करते? हमने लैंड एक्वायर की 10 साल के लिए और 50 लाख रुपया दे के हमने लैंड एक्वायर कर ली 10 साल के लिए। 10 साल के बाद वो लैंड वापस गवर्नमेंट ने ले लेनी हमसे। जो 50 लाख रुपया दिया उसका बेनिफिट 10 साल में मिल गया, खत्म हो जाएगा ना। तो उस 50 लाख को उसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ लीज और लैंड। वो 50 लाख हो, वो 10 लाख हो, वो 5 लाख हो, जितना मर्जी हो, तो हम उसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ लीज और लैंड, और उस कॉस्ट को हम 10 साल पे डेप्रिसिएट कर देंगे। ठीक हुई बात लीज होल्ड लैंड वाली। अच्छा जी, अभी एक क्वेश्चन आया था कि डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं एसेट्स पे, उस पे हम बात अब करेंगे कल। कह रहे हैं लैंड जो है वो रिन्यू हो जाती है, लीज होल्ड लैंड, वो रिन्यूअल जब होगी देखी जाएगी, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है ना। ठीक है, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक हो गया, राइट। तो इसलिए जो है, हाँ जी, आज का होमवर्क क्या होगा? आज का होमवर्क ये होगा कि आपने जो डेप्रिसिएशन पढ़ी है ना उसको देखें, और खास तौर पे उसमें देखें कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। वो जो 5 मेथड हैं, कल हम उन पे बात करेंगे, उन 5 मेथड्स को कवर करेंगे। और फिर उसके बाद जो है वो उसके जो रिव्यू करते हैं हम, यूजफुल लाइफ को, मेथड को, उनको देख के आइएगा। ये 2 चीजें, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, जितना मैंने पढ़ाया इससे आगे कल बात शुरू करेंगे। और जो काम आपने करना है वो क्या है? वो है मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, और रिव्यू ऑफ यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू एंड मेथड। इनको जो है हम रिव्यू करते हैं, फिर इनको चेंज करते हैं, रिव्यू एंड चेंज। ये इंशाल्लाह 2 बातें कल हम डिस्कस करेंगे। राइट, ओके फिर, अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।